बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। कराची स्टॉक मार्केट में आज मंदी रिकॉर्ड की गई। KSE 100 इंडेक्स 46,200 पॉइंट्स की नफसाती पे बंद हुआ। 116 पॉइंट्स माइनस हो गया 100 इंडेक्स, जिसकी बुनियादी वजह इन्वेस्टर्स का महदूद सरमायाकारी है। जाहिर सी बात है, मुल्क में कोई बड़ी खुशखबरी नहीं आ रही इनफ्लोज के हवाले से। बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। इन तमाम अवामिल को अगर यकजा किया जाए तो इसके मनफी असरात मुरतब हुए हैं कराची स्टॉक मार्केट पर, और इसी की वजह से आज कराची स्टॉक मार्केट बॉन्ड रेंज एक्टिविटी उसमें देखी गई। और 100 इंडेक्स 46,500 का आज हाई लेवल रहा और लो लेवल 46,200 का रहा। 100 इंडेक्स 46,308 की नफसातियत से गिरकर 46,200 की नफसाती हद पर बंद हुआ। 142 कंपनीज के शेयर्स पॉजिटिव रहे और 165 कंपनीज के शेयर्स नेगेटिव रहे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की तो PIA के स्टॉक्स में सरमायाकारी देखी गई, रिफाइनरी सेक्टर में सरमायाकारी देखी गई, सीमेंट सेक्टर में ब्रोकर्स की जानिब से दिलचस्पी देखी गई, जबकि ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स सेलिंग पर रहे। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट प्लस से माइनस हो गई। 46,500 के लेवल पर गई थी ट्रेडिंग के दौरान मार्केट, लेकिन इख्तिताम मनफी जोन के साथ हुआ। और जाहिर सी बात है, जब इकनॉमिक इंडिकेटर्स यानी सर्कुलर डेट्स हमारे मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ सर पे खड़ी हुई हैं, बैरूनी कर्जों की शरह में इजाफा हो रहा है, रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं, ये तमाम इंडिकेटर्स हैं जो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। सिवाय $1 की कीमत के इस वक्त मुल्क में तमाम मुआशी अशारिये मनफी सिमत की जानिब गामजन है। इसी की वजह से कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकार इंतहाई महदूद है और इसी की वजह से हमने देखा कि मार्केट प्लस से माइनस हो गई। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डॉलर की पोजीशन की। डॉलर की पोजीशन डे बाय डे वीक हो रही है, रुपया मजबूत हो रहा है। इंटरबैंक मार्केट में आज बड़ी बात है कि डॉलर ने 290 की सतह को ब्रेक किया। 290 रुपये 86 पैसे से गिरकर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 279 रुपये 86 पैसे का हो गया। ये बड़ी खुशाइन बात है। और जब से स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल हम कमी देख रहे हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 17.5 रुपये कम हुआ है 2 हफ्ते में। ये बड़ी खुशाइन बात है और आइंदा आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 250-260 रुपये रहेगी। एक वक्त था कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत के दरमियान का फ़र्क 8% तक पहुँच गया था, जबकि IMF की इंस्ट्रक्शंस हैं कि 1.25% से ज़्यादा इनकी कीमतों का फ़र्क नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क सिर्फ 1% इस वक्त रह गया है। ओपन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ओपन मार्केट में भी डॉलर आज 1 रुपये सस्ता हुआ है। 293 रुपये से कम होकर ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपये का हो गया है। और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारी रेमिटेंसेज अगर बेहतर होंगी, बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगी, तो डॉलर की कीमत में मज़ीद हम कमी देखेंगे। स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स को बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। लिक्विडिटी क्रंच ख़त्म तो नहीं हुआ, मुल्क में इनफ्लोज हमें चाहिए, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स आ रही हैं लोकल मार्केट में और ग्रे मार्केट मुकम्मल तौर पे इस वक्त ऑपरेट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सट्टा बिल्कुल भी नहीं चला रहा है ओपन मार्केट में। और इंटरबैंक में भी वही रेट है जो LC के लिए दिया जा रहा है। इंटरबैंक के रेट के हिसाब से LC खोली जा रही है। पहले हमने माजी में देखा था कि इम्पोर्टर्स को बड़ी मुश्किलात थी और वो ये कहते थे कि इंटरबैंक मार्केट में भी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और LC का जो दाम है वो इंटरबैंक रेट के हिसाब से नहीं है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के हवाले से स्टेट बैंक ने सर्कुलर का इजरा किया था और कमर्शियल बैंक्स को इजाज़त दी थी कि वो अब एक्सचेंज कंपनीज बनाए और मैदान में आए। और इसी हवाले से मुतादिद कमर्शियल बैंक्स हैं जिन्होंने एक्सचेंज कंपनीज बनाने का ऐलान किया है। सबसे पहले UBL ने किया, उसके बाद फिर MCB मैदान में आया, मीज़ान बैंक मैदान में आया और बैंक अल अबीब ने भी एलामिया जारी कर दिया है कि वो भी एक्सचेंज कंपनी बनाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आज मुल्क में कागज़ का बहरान जारी है, बल्कि अगर कहा जाए कि शिद्दत अख्तियार कर गया तो गलत नहीं होगा। और कागज़ की किल्लत भी पैदा हो गई है लोकल मार्केट में, जिसकी वजह से एक कागज़ की कीमत में बहुत इजाफा हो गया है। 10 माह में अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो पेपर इंडस्ट्री इस वक्त ज़बू हाली की जानिब गामज़न है, क्योंकि LCs के मसाइल थे माजी में। फिर जब LCs के मामले में आसानी पैदा हुई, सर्कुलर का इजरा हुआ स्टेट बैंक की जानिब से, इंपोर्ट को क्लियर करने की बात की गई, तो जब कंटेनर्स जो फंसे हुए थे 8 माह से 10 माह से, कई 100 कंटेनर्स पेपर के, तो उसकी वजह से दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब वो क्लियर हुए तो सोने में सुहागा ये हुआ कि अगर डॉलर तो कम हुआ, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, तो वो इम्पैक्ट जो डॉलर के कम होने से पड़ा था पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो गया। और फिर डैमेजेस और डिटेंशन जो पोर्ट पे इतने माह खड़े रहे, उस पर जो जुर्माने लगे हैं, उसकी वजह से कॉस्टिंग पेपर की बहुत ज़्यादा हाई हो गई। और 10 माह में कागज़ की किल्लत से कागज़ की कीमत इस वक्त 60 गुना
इसमें इजाफा देखा जा रहा है, यानी कागज़ की इंपोर्ट जो की गई है और फिर कागज़ की मैन्युफैक्चरिंग और फिर कागज़ की रिसाइकलिंग करने में इस वक्त 60% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और ये बहुत बड़ा इजाफा है कि एक साल में कागज़ की कीमत में 60 गुना इजाफा हो गया। और बिजली, गैस, डॉलर महंगा होने से पेपर इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। मैं आसान अल्फाजों में, सहल अल्फाजों में अगर ये समझाऊं कि एक साल में फ़ी किलो कागज़ की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 300 रुपये हो गई। किताबों की तैयार करने वाली एक शीट जो 100 रुपये में मिल जाया करती थी, वो अब 500 रुपये की मिल रही है। कैम्ब्रिज, ओ लेवल, ए लेवल, इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेड किताबें होती हैं, उसकी लागत बहुत बढ़ गई, उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई। यानी एक इम्पोर्टेड किताब पहले 400 रुपये की मिल जाया करती थी, अब इसकी कीमत 1500 रुपये से तजावुज़ कर गई। आज प्रोग्राम में इस मुतालिक हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात करूं, रीजन में, एशियाई खित्ते में, एशियाई रीजन के अंदर पाकिस्तानी करेंसी एक साल में कितनी डीवैल्यू हुई और एक हफ्ते में इसने कितना गेन किया, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि एशियाई खित्ते में एक साल में पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 19%, 18.90 18.90% गिरा है। यानी पाकिस्तानी रुपया, अगर मैं उसका मुकाबला करूं श्रीलंकन करेंसी से, तो श्रीलंका की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी एक साल में कितनी बड़ी कितनी कम हुई, तो एक साल में पाकिस्तान की करेंसी 18.9% गिरी, यानी 19% गिरी, और श्रीलंकन करेंसी एक साल में बहुत बेहतर हुई। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में श्रीलंकन करेंसी 12% बेहतर हुई है। यानी एक साल में पाकिस्तानी रुपया 19% गिरा और एक साल में श्रीलंकन करेंसी 12% बढ़ी। ये कंपैरिजन है एक साल का इस रीजन का। लेकिन अगर मैं हफ्तावार बात करूं तो जो क्रैकडाउन का सिलसिला हुआ है हमारे मुल्क में, उससे पाकिस्तानी करेंसी एशियाई रीजन में थोड़ी बेहतर हुई है और एक साल मुसलसल गिरने के बाद पाकिस्तानी रुपया एक हफ्ते में 1.3% बेहतर हुआ। श्रीलंकन करेंसी एक हफ्ते में 0.2% कम हुई। पाकिस्तानी रुपया बेहतरी के बाद इस वक्त 290 रुपये की सतह से आज नीचे आ चुका है और श्रीलंकन करेंसी इस वक्त 323 रुपये पर है। एक वक्त था ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपया 333 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया था, यानी श्रीलंकन करेंसी को पीछे छोड़ के हमारा रुपया इतना डीवैल्यू हो गया था। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं पर एनएम की, तो रुपी हमारा मुस्तकिल डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन अगर मैं पर वीक की बात करूं तो रुपी में स्लाइटली इंप्रूवमेंट आई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जब डॉलर कम हो रहा है तो मुल्क में महंगाई क्यों बढ़ रही है। हर शख्स के जहन में ये सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल, जब डॉलर कम होता है तो लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है, अब तो सस्ताई होगी, महंगाई की शरह में कमी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, तमाम अशिया हम बाहर से मंगवाते हैं, ख्वाह वो खाने पीने की हो, मेडिकल की हो, अद्वियात की हो, मशीनरी हो, खाम माल हो, ये तमाम अशिया हम इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम इम्पोर्ट करते हैं और डॉलर कम होता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि अब हमें रेट में फ़र्क मिलेगा, कमी आएगी। लेकिन जब मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है, गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है और टैक्सेस की शरह में इजाफा हो जाता है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इम्पोर्ट पर आता है, हमारी तरसील पर आता है। जाहिर सी बात है, जब यूटिलिटीज़ की कीमतों में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली जो महंगाई कब होगी वो महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि सरकार की प्राइस लिस्ट की कोई रेट नहीं है, हर शख्स का अपना मनमाना रेट है। स्पेकुलेशन, मैनिपुलेटर्स, स्टॉकर्स एक्टिव हैं आज भी, जो अजनास की कीमतों को अपने मनमाने हिसाब से फ़रोख्त करते हैं और उसकी वजह से महंगाई में मज़ीद इजाफा हो जाता है। देखें, जब सरकार की टीमें मुतारिक नहीं होंगी, ग्राउंड लेवल पर नहीं उतरेंगी, तो महंगाई को काबू नहीं किया जा सकेगा। डॉलर ख्वाह कितना ही कम होता रहे इंटरबैंक और ओपन मार्केट में, लिक्विडिटी क्रंच जो डॉलर का इस मुल्क में अभी भी कायम है, अगर वो टूट भी जाए, उसके बावजूद भी अगर सरकार की टीमें मुतारिक नहीं होती, सरकारी प्राइस लिस्ट की रेट नहीं होती, यूटिलिटीज़ के अंदर कमी नहीं होती, तो महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त महंगाई 29% पर है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो एक कंज्यूमर को 55% इन्फ्लेशन का सामना है। 1973 के अंदर 39% इन्फ्लेशन हुई थी रिकॉर्ड, उसको ब्रेक कर दिया। और अगर मैं गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह की बात करूं तो एक हफ्ते में महंगाई 39% तक रिकॉर्ड की गई है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल मुसलसल महंगा हुआ है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त फी लीटर पेट्रोल है। गैस के नर्ख आसमानों से बातें कर रहा है, आने वाले दिनों में मजीद गैस महंगी होगी, बिजली की कीमत में मजीद इजाफा होने जा रहा है। पहले भी बिजली
में रिकॉर्ड इजाफा किया है। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से महंगाई कम नहीं हो रही और दिन ब दिन इस महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों के हवाले से स्टॉकिंग करेंगे, अपना रेट देंगे, तो अजनास हो, अद्वियात हों या कोई भी खुर्दोनोश की अशिया हो, उनकी कीमतें तो सातवें आसमान पे जाएंगी। और ऐसा मालूम होता है इन सब की पुष्पनाई पर सरकारी टीमें हैं जो इनको जिन्होंने इनको ढील दी हुई है और ये अपना मनमाना रेट खुद साख्ता रेट करते हैं। पूरे पाकिस्तान में हर सूबे का अलग रेट, हर शहर का अलग रेट, हर इलाके का अलग रेट। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से महंगाई कम नहीं हो रही। और एक आदमी, एक शहरी, हर तबका इस वक्त ज़बो-आली की जानिब गामज़न है, बहुत ज़्यादा कर्ब में मुब्तला है कि आइंदा वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान थमने को नहीं है। ये तमाम पॉइंट्स जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यह वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं आपको ब्रेक से पहले ये बता रहा था कि मुल्क में कागज़ का जो बहरान जारी है और कागज़ की इंपोर्ट जो रुकी है और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता स्लाइटली हम इंपोर्ट खोल रहे हैं, तो उसकी वजह से कागज़ की कीमत में जो फ़र्क आया है और बहुत बड़ा फ़र्क आया है एक साल में, उस हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था और मैं आपको ये बता रहा था कि एक सफ़े की कीमत, एक मिसाल के तौर पे ₹1 का सफ़ा अब ₹10 का हो गया है। 50 सफ़ों की किताब ₹40 से बढ़कर ₹100 की हो गई है। 100 सफ़ों की किताब ₹80 से बढ़कर ₹150 की हो गई है। कागज़ के खाम माल की अदम दस्याबी की वजह से प्रिंटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, पब्लिशर्स को प्रॉब्लम आ रही है और फिर इसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर और फिर उनका जाहिर सी बात है एजुकेशन या मुतासर होता है। इन तमाम अवामिल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन अजीज़ खालिद साहब ने इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब। इंपोर्ट पहले बंद कर दी थी, एलसीज के मसाइल थे जिसकी वजह से कागज़ इंपोर्ट नहीं हो रहा था, फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पेपर इंडस्ट्री पर आया और कागज़ महंगा होना शुरू हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यूटिलिटीज़ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है, टैरिफ, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, फिर गैस की कीमत में इजाफा हुआ, फिर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा हो गया और एक किताब को तैयार करने की लागत 10 गुना, 50 गुना, 60 गुना बढ़ गई है और प्रिंटिंग के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पेपर इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हुई होगी और क्या कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका सवाल जो है उसमें कई सवाल आते हैं। मसला ये है कि इस वक्त जो भी कागज की कीमत है उसके ऊपर बिल्कुल बिजली का भी असर है, पेट्रोल का भी असर है और दीगर जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए हैं उसका भी असर है। लेकिन हुकूमत चाहे तो कुछ चीजों को का एग्जम्पशन हो सकता है। ये देखना पड़ता है कि क्या चीजें हमारे मुल्क के लिए जरूरी हैं और क्या नहीं है। तालीम चूंकि एक ऐसा शोबा है कि जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तालीम के लिए जरूरी है कि अच्छी किताबें मौजूद हो, किताबों के लिए कागज चाहिए। कागज की कीमत का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पिछले 6, 7, 8 महीने में बढ़ना एक बहुत ही खतरनाक सूरत इख्तियार कर रहा है। बच्चों के पास से कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी एक साल के अंदर कि वो अगर इसी तरह किताबों की कीमतें बढ़ती रही। इंपोर्टेड किताबें जो हैं वो तो 3 गुना उनकी कीमत हो गई है। जो किताब 300-400 रुपए के अंदर आती थी वो 1500 रुपए की हो गई है। लेकिन लोकल किताबें जो हैं वो भी ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुंच रही हैं और उसकी सारी कीमतें कागज की नॉन अवेलेबिलिटी, खास तौर पे इंपोर्ट पे पाबंदी लगा देना कि कागज जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा बाहर से, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं और वो लोकल कीमतें रोजाना हर तकरीबन मेरे ख्याल है 15-20 दिन बाद वो कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं कीमत। नतीजा उसका ये है कि इस वक्त अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर कोई किताब हम छापते थे और उसकी कीमत 50 रुपए आती थी तो वो इस वक्त तकरीबन 100, 90 रुपए, 110 रुपए ये कीमत आ रही है उसकी। तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई जी। ये सिचुएशन आगे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस वक्त भी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे का आने वाला वक्त जो है वो तो किताबों की और कॉपियों की कीमतें बेइंतहा हो जाएंगी और मेरी नहीं समझ में आ रहा कि हुकूमत वक्त जो है वो इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही। अच्छा अजीज साहब, ये मुझे बताएं कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का एक बजट होता है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस बजट में हम देखेंगे कि इंक्रीज होगा ये बजट या हुकूमत कुछ रिलीफ देगी सूबाई हुकूमत ताकि बच्चों के तालीमी मामले पर असर ना पड़े? इस हवाले से आप लोग क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का बजट है उसको इस वक्त
स्पेशल कंसिडरेशन दी जा रही है। और जो मुझे बताया है चेयरमैन टैक्स बोर्ड ने कि आगे भी इस पे बातचीत चल रही है सिंध गवर्नमेंट के साथ, और अगले 15 डेज के अंदर ये फाइनलाइजेशन हो जाएगी और यकीनन एक मुनासिब इजाफा होगा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स की के बजट के अंदर। अच्छा, किताबें इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं कैम्ब्रिज ओ लेवल, ए लेवल और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि हमने देखा था माजी में कागज़ की किल्लत पैदा होने से किताबें छप नहीं रही थी और बच्चों को सिलेबस हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात थी। इस वक्त अवेलेबिलिटी है? जी देखिए, इस वक्त तो अवेलेबिलिटी हो गई क्योंकि सेशन शुरू हुए में तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। जी 1 अगस्त को सेशन शुरू हुआ था, आज हम और आप बात कर रहे हैं सितंबर के एंड में। जी। तो किताबें तो आ गई हैं, लेकिन किताबों का आना एक तो देर से हुआ है और दूसरी बात ये कि किताबों की कीमतें बेइंतहा हुई हैं। ये 2 इश्यूज हैं। हुकूमत को चाहिए कि अब आइंदा आने वाले तालीमी साल के लिए अभी से तैयारी करे और कम से कम कागज की ड्यूटीज को कम करे, ताकि इंपोर्टेड कागज भी पाकिस्तान में आ सके और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बाउंड किया जाए कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि इंपोर्टेड कागज बंद है, उनकी कहीं ना कहीं उनको पकड़ना चाहिए, उनको मना करना चाहिए, उनके ऊपर कोई ना कोई बंदिश लगानी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स जब कागज़ बनाते हैं तो उसमें जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, या जिस अज्जा से वो कागज़ तैयार होता है, वो क्या सेहत अफ़ज़ा हैं या सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं? इस हवाले से क्वालिटी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट की क्या कोई रिपोर्ट आई है या मुतारिक नहीं होती टीमें जो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकें? क्योंकि इसके हवाले से भी काफ़ी शिकायत मौसूल हुई हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो देखिए, मैन्युफैक्चरर्स तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से चंद एक बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, जी लेकिन मेजॉरिटी जो है वो जो केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही है और जिस तरह वो उसको रिसाइकलिंग पेपर में को इस्तेमाल कर रही है, और जो ऑफसेट पेपर है उसके अंदर उसको जितना सिल्की होना चाहिए, जितना बेहतर होना चाहिए, उसके अंदर वो तमाम चीजें अज्जा शामिल नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जी कागज महंगा हो रहा है इसलिए हम इन चीजों को कंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्वालिटी को जरूर मेंटेन करना चाहिए और फिर उसका जायज प्रॉफिट लेना चाहिए। अच्छा, खालिद साहब ये बताएं कि क्या कागज़ की कीमत और किताबों की पैदावारी लागत में जो इजाफा है वो पूरे मुल्क में यकसा तौर पे हुआ है या सबके अलग अलग रेट्स हैं? क्या पंजाब का रेट अलग है, सिंध का अलग है, केपीके का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, या सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरे मुल्क में कराची से लेकर पेशावर तक और बलूचिस्तान से लेकर शुमाली इलाका जात तक, गिलगित बल्तिस्तान तक, सब जगह किताबों की कीमतों में इजाफा हुआ है। सब जगह पेपर की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि पूरा मुल्क एक ही जैसा है, सभी को एक ही जैसा मिल रहा है। कहीं टैरिफ में फर्क वो आ जाता है, जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे कन्वेंस महंगी होने की वजह से शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो, लेकिन मेजर जो जगहें हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, यहाँ पे पिंडी वगैरह, यहाँ पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, ये बताएं कि सबके रेट्स एक ही तरह बढ़े। सही है। अभी मजमूई तौर पे अगर हम तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि डॉलर महंगा होने से, पेट्रोल, बिजली, गैस महंगा होने से सफ़ा 1 रुपये का जो था वो अब 10 रुपये का हो गया है। हमने एक एज्यूम किया है और एदाद शुमार का तखमीना निकाला है। अगर इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, बिजली और गैस महंगी होती है, भले आपका डॉलर डेप्रिशिएट हो, तो आप सफ़े की कीमत को कहाँ देखते हैं? 1 रुपये का सफ़ा जो आज 10 रुपये का है वो आइंदा आने वाले दिन में आप कहाँ देखेंगे? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि ये हुकूमत का काम है कि वो आइंदा आने वाले वक्त के लिए जो इम्पोर्टेड कागज है उस पर से ड्यूटियां कम करे, और जो लोकल कागज बन रहा है उसके ऊपर भी जो लोकल टैक्सेस हैं उसमें इजाफा ना किया जाए, ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कंटेन किया जा सके कि वो प्राइस ना बढ़ाएं। ये हुकूमत वक्त कर सकती है, मैं और आप नहीं कर सकते। अगर हुकूमत वक्त बर वक्त ये कदम नहीं उठाती तो कागज़ की कीमत मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं? 1 रुपये से 10 रुपये का भी हो गया है, मुस्तकबिल में कहाँ देखेंगे? बिल्कुल, मैं तो जिस तरह अभी बढ़ा है उससे उससे ज्यादा बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, क्योंकि आखिर पहले में तो डॉलर की कीमत कम, बिल्कुल अच्छा पहले तो डॉलर की कीमत कम थी और जी 170 180 रुपए का था, फिर वो 200 तक गया, अब वो 300 तक पहुंच गया है। तो जी। नेचुरली वो जो आज से 6-7 महीने पहले आइटम्स मंगाए गए थे और चीजें थी, अभी तो उसकी प्राइसेस वाली चीजें आ रही हैं। अब जो इतना बढ़ने के बाद आएंगी और इतना लोकल बिजली के रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे, जो अभी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट्स अभी बढ़ रहे हैं, गैस के, तो इसका तो आइंदे आने वाले 6 महीने के बाद इसका असर पड़ेगा ना।
अच्छा, एलसीज के मामलात हल हो गए हैं? कागज के कंटेनर जो पोर्ट पे रुके हुए थे वो अब रिलीज होना शुरू हो गए? जी, जी, बिल्कुल, वो उस पे फ़र्क पड़ा है। वो काफ़ी यानी कि बेहतरी आ गई है और जितना माल रुका हुआ था, वो तकरीबन रिलीज़ किया जा रहा है और तेज़ी के साथ रिलीज़ किया जा रहा है। अच्छा उसपे बेहतरी आई है, उसपे अच्छा, बिल्कुल आई है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि अद्वियात के डिब्बे, बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी के डिब्बे जो छपते हैं, उनकी कीमतों में या उनकी छपाई में कितना फ़र्क आया है और फिर पब्लिशर्स को इससे क्या नुकसान हुआ है? मैं आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ सकी। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अद्वियात की जो पैकिंग होती है या कन्फेक्शनरी की जो पैकिंग होती है, जी, जी। उस हवाले से जो छपाई होती है, तो उसकी कीमतों में कितना फ़र्क आया है और फिर जो पब्लिशर्स हैं वो इस वक्त किन मसाइल से दो चार हैं? देखिए, जो अद्वियात हैं या जो आप पैकेजिंग कह लें ना, जी। जिसमें दवाओं के डिब्बे भी आते हैं, बिस्किट के डिब्बे भी आते हैं, पैकिंग के डिब्बे डिब्बे भी आते हैं, जी। उन तमाम चीज़ों पे इसका असर पड़ा है। अब ये मैं इनफरादी तौर पे तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो जहाँ कार्ड इस्तेमाल होता है, वो यहाँ इम्पोर्टेड कार्ड इस्तेमाल होता है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा आया है, जैसे किताबों के कवर्स वगैरह पे आया है। लेकिन जो लोकल जहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें तो उससे थोड़ा-सा कम आया है, लेकिन फ़र्क सब पे आया है और डेफिनिटली पैकेजिंग सनत भी इन मुश्किलात का शिकार है। और ये जो मुश्किलात हैं, इसकी वजह से कितने पब्लिशर्स हैं जिन्होंने काम बंद कर दिया है और अपना कैपिटल को मूव कर दिया है? बिल्कुल, देखिए पब्लिशिंग इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत फ़र्क पड़ा है इसलिए कि जो ऐसे लोग थे, जो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने काम बंद कर दिया और इसमें पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे लाहौर चूँकि एक इंडस्ट्रियल पब्लिशिंग का हब था, वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ा है। कराची में बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत शुक्रिया अजीज़ खालिद साहब, आपने तमाम हक़ाइक़ से हमें आगाह किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से, डॉलर की बढ़ती कीमत से, बिजली और गैस की कीमतों के नर्ख में इजाफे से पब्लिशर्स को बहुत नुकसान है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान है, पेपर इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुँच गई है। और कोई दो राय नहीं कि अगर हुकूमत ने टैरिफ्स में कमी नहीं की तो आइंदा आने वाले दिनों में किताबें मज़ीद महंगी होंगी, छपाई मज़ीद महंगी होगी, फिर बच्चों के लिए किताबें ख़रीदना एक महाल हो जाएगा। एक ज़माने में सेकंड हैंड बुक्स मिल जाया करती थी और बच्चे अपना तालीमी साल निकाल लिया करते थे, लेकिन अब वो मामला भी ख़त्म हो गया क्योंकि अब हर स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये चाहते हैं कि हर साल नई किताबें आएँ ताकि वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकें तालीम के नाम पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक सफ़े की कीमत ₹1 से बढ़कर ₹10 हो गई है। और अगर ऐसे ही महंगाई होती रही, पेट्रोल बढ़ता रहा, गैस बढ़ती रही, बिजली बढ़ती रही, तो ये ₹10, ₹15 हो जाएंगे और इसका बराह रास्त असर तलबा पर पड़ेगा, उनके वालिदैन पर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, सस्ती तालीम जो हर शहरी का हक़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो हर शहरी को सस्ती तालीम मुहैया करे, वो बहुत महंगी हो जाएगी और लोगों की पहुँच से दूर हो जाएगी। यहाँ पर हम ब्रेक पर जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान के मुआशी अशारिय मुस्तकिल बुनियादों पर मनफी सिमत गामजन है और क्या वजूहात हैं और इसका क्या हल है। और जाहिर सी बात है, जब ये तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव साइड पर जाएंगे तो उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी मुरतब होगा। और जाहिर सी बात है, मीशत की अक्कासी करती है स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी मुल्क की मीशत किस सिमत गामजन है, इसका जवाब स्टॉक एक्सचेंज बता देती है कि आया कि उसकी मीशत बेहतर है या नहीं। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर हैं अहमद चुनाए। आपका बहुत शुक्रिया अहमद साहब। स्टॉक एक्सचेंज मुस्तकिल बुनियादों पर नीचे की जानिब गामजन है, कैपिटलाइजेशन में फ़र्क आ रहा है, एक्टिव क्लाइंटेल में फ़र्क आ रहा है, मौशी अशारी हमारे नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर मुरतब हो रहा है। क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या मौशी अशारिये बेहतर सिम जा सकते हैं? क्या इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आइंदा आने वाले दिनों में ट्रेडिंग पर मुरतब होगा? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने बात की कि किसी भी मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसकी इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने साथ साथ ये भी देखना है कि क्या डायनामिक्स हैं, क्या हालात हैं। आज स्टॉक मार्केट की तंजली की वजह खुदा न खास्ता ये नहीं है कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बड़ी होपलेस कंडीशन में है, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज की अगर अपनी वो देख लें तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में दो बेसिक वजूहत हैं जिनकी बिना पर हम स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में जो है वो कोई वाइब्रेंसी नहीं देखते। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बेसिक इंटरेस्ट रेट है वो 22-23% और लैंडिंग रेट जो है वो 27% तक चला जाता है। जी। तो
जहां लोगों को 21-22% जो है वो पे आउट मिल जाता हो, तो मैं समझता हूं कि फिर कोई स्टॉक मार्केट की तरफ रुख नहीं करता। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो डिविडेंड पे आउट है, जो एवरेज हमारा 6-7% है, वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा। जहां कंपनीज जो है वो बिलियंस में मुनाफा कर रही हैं, वहां मेरा ख्याल है कि 50 पैसे और 60 पैसे और 70 पैसे डिविडेंड देने की बातें कर रही है। तो फिर इन कंडीशन में जो है वो लोग डेट सिक्योरिटी मार्केट की तरफ जाएंगे, जहां बेहतर रिटर्न होता है। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, हम अगर मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो बेहतरी की तरफ है, तंजीली की तरफ नहीं है। बिल्कुल भी बेहतरी की तरफ इसलिए है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बराबर आ रहा है। हमारा फिजिकल जो है वो डेफिसिट नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा कि हम तकरीबन बराबर आ रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी इंपोर्ट्स, और फिर रेमिटेंसेस को आप कंपेयर कर लें तो बहुत थोड़ा फर्क रह जाता है। ट्रेडिशनली ये फर्क 2 से 3 बिलियन डॉलर का रहा है पिछले सालों में, लेकिन अगर अब वो फर्क मिट गया है और हम उसमें जो है वो एक बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी पॉजिटिव इंडिकेटर्स की कोई बात नहीं होगी। तो मगर ये मगर अहमद साहब, मगर निश्चित देखें, लोगों को इसमें मगर करना पड़ेगा। मगर अहमद साहब, आपने कहा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में बढ़ रही है, 29-30% सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन्फ्लेशन है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो इस वक्त 50% से तजावुज कर चुकी है। टैक्सेस की शरह में बतदरीज इजाफा हो रहा है, टैक्स चोरी की शरह में इजाफा हो रहा है। सिवाय डॉलर के हमारे पास कोई ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है जो बेहतरी की सतह पे जा रहा हो। हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। इस वक्त IMF की कड़ी से कड़ी शराइत हमारे ऊपर लाद दी गई हैं और हमने उन तमाम शराइत पर अमल करना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉलर की कदर बेहतर हो रही है, लेकिन मार्केट सिर्फ डॉलर की कीमत पे तो नहीं चलती अहमद साहब। जाहिर सी बात है, दीगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो पैदावारी लागत चूंकि बढ़ रही है, पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसका एक नेगेटिव देखिए, इंपैक्ट आ रहा है। PIA दो और दो सरकारी बातें। इदारे जब्बो वाली की जानिब गामजन है। तो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के इदाद शुमार कुछ और हैं, स्टेट बैंक के इदाद शुमार कुछ और हैं। स्टैट्स ब्यूरो कहता है कि इम्पोर्ट हमारी बढ़ी है और स्टेट बैंक कहता है कि हमारी इंपोर्ट कम हुई है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स तो हैं ना जो परेशान कौन है हमारे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 28-29% की बात है, तो पिछले महीनों में ये 37-38% पे चला गया जी था। अब रियल इन्फ्लेशन जो है ज़ाहिर है 50% और फिर अब 40% और 35%, हम उस लेवल की बात कर लें तो 37-38% का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड का अगर 27-28% हो जाता है तो 10% इसमें बेहतरी भी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सितंबर का जो फिगर आएगा अभी, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, तो हम इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि 20-22% के लेवल पे चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए, आप डॉलर रेट की बात करते हैं तो हर चीज़ शायद हमारी डॉलर रेट से मुंसलिक है। हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और जितना डॉलर महंगा होता है उतनी दो चीज़ें होती हैं, एक तो यहाँ महंगाई बढ़ती है जी और दूसरा हमारे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बढ़ जाता है। तो आज दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो डॉलर रेट जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू पे आ जाए, जो इस वक्त 200 टू 89-90 के दरमियान है। और मैं समझता हूँ कि एक जो पहला स्टेज होगा वो 280 का स्टेज होगा और फिर बतदरीज जो है वो इस पर हम तंजली देख सकते हैं। इसकी वजह जो है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो SIFC के तहत पॉलिसीज आई हैं उसमें एक बहुत बड़ा स्कोप दिया गया है, न सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स को बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स को। मैं आपको ये दावे और यकीन के साथ कहता हूँ कि SIFC का जो प्लान है उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाती है तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे और पाकिस्तान में जो डॉलर की शरह है वो भी जो है वो काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। मगर मे भी हम अहमद 250 साहब, की बात कर अहमद रहे होंगे। साहब तो आपने यहाँ चीज़ें जो है आप वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हमें इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखना और हमें जी, अहमद साहब, आप बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, लेकिन ये तमाम जी, अशारिये, ये तमाम हालात इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के भी सामने हैं। फिर हमारी एक्टिव क्लाइंटेल की शरह में कभी क्यों आ रही है? फिर लोग स्टॉक एक्सचेंज से बोरिया बिस्सा बांध के क्यों जा रहे हैं? फिर IPOs क्यों नहीं हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, कुछ हकाइक हैं ऐसे जो इन तमाम बातों के बरक्स हैं, उनको भी सामने रखना तो चाहिए अहमद साहब। अब जाहिर सी बात है स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं इसकी किसी बात से आपकी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हकाइक ये है कि 22-23% अगर मुझे रिटर्न मिल रहा हो बैंकों से, जी तो मैं क्यों जाऊंगा
स्टॉक मार्केट की तरफ टैक्सेस कम करने के हवाले से इतने टैक्सेस की भरमार है स्टॉक एक्सचेंज में, तो टैक्सेस कम हो सकते हैं आइंदा वाले दिनों में? शमशाद अख्तर साहिबा अभी भी चेयरपर्सन है और इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की डायरेक्टर्स की कि भाई इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, सीवीटी और सिंध सर्विस टैक्स है, सीवीटी टैक्स है, सुपर टैक्सेस हैं, कुछ टैक्सेस कम हो जाए तो लोग यहाँ पे राग़िब हो सकते हैं? देखिए, हमने हमेशा जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है, इसमें टैक्सेस की बात भी आपकी जगह पे बिल्कुल वजह है और इसमें कमी की जो है वो हमेशा बात की गई है। इस वक्त जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, देखिए मैं सच्ची बात करता हूँ, हम पाकिस्तान का बजट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि किसी चीज को या किसी टैक्स को इस सूरत हाल में कम करें, क्योंकि पूरे साल का बजट लेआउट हो गया है। अहमद साहब देखें, हमारे पास इनफ्लोज के मसाइल अभी भी हैं, रिजर्व्स हमारे दिन ब दिन डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, कोई खुशखबरी नहीं आ रही इनफ्लोज के हवाले से। IMF के अलावा कोई और उम्मीद नहीं है। सऊदी प्रिंस का आने का हो रहा था गुज़िश्ता माह, वो भी नहीं आए, और अब ये बातें की जा रही हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकते सऊदी प्रिंस आ जाएं, लेकिन उम्मीद उसकी भी रोशन नहीं हो रही है। तो आप नहीं समझते कि अगर IMF की रिस्ट्रिक्शन दिन ब दिन बढ़ जाएं और हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर आएगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक पॉजिटिविटी की बात ये कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ की जो मीटिंग हुई थी उसमें मैं भी मौजूद था और उन्होंने जो है वो बरमला ये कहा कि 25-25 बिलियन डॉलर जो है वो सऊदी अरब और दुबई से कमिटेड हैं, UAE से, और इसके बाद जो है वो मजीद 2 कंट्रीज़ की उन्होंने बात की कि वहाँ से 25-25 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है। और सऊदी अरब ने तो ये कहा है कि एक दफ़ा ये 25 बिलियन डॉलर चले जाएं तो 25 बिलियन डॉलर और भी हम कमिट करते हैं। गारंटी क्या दी, गारंटी क्या मांगी सऊदी अरब ने इसके एवज हमसे? देखिए, इसमें गारंटी की बात सिर्फ एक ही है कि जी हम जो है, आर्मी चीफ ने उनसे ये कहा कि जब मैंने उनसे इन्वेस्टमेंट की बात की तो मैंने उनको जो है वो बिल्कुल साफ वाजगाफ अंदाज में कहा कि जी हमें एड नहीं चाहिए, हमें डोनेशन नहीं चाहिए, हमें लोन नहीं चाहिए, हमें आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये बात सऊदीज़ को मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी पसंद आई, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो SIFC के ज़रिए 5 शोबों में दी गई, जिनमें ज़राअत है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के एवज सऊदी अरब ने गारंटी क्या मांगी हम लोगों से जो हम अभी तक नहीं दे पा रहे? लॉ एंड ऑर्डर की और सेफ्टी की गारंटी है, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ आर्मी जो है वो उनको प्रोवाइड कर रही है, और वो गारंटी दे दी गई है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इन्फ्लोज इतने कि हम इंशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन की तरफ चले जाएंगे। हमारे मुल्क में जो एक महंगाई का तूफान है उसमें भी इंशाल्लाह कमी आएगी और चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ चली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ लोकल इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो लोकल्स को जॉब्स की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मुस्तकबिल में होगा और कितना टाइम लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, आखिर में आपसे कहता हूँ कि सारा रेवोल्यूशन 2 से 3 महीने में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि अब रेवोल्यूशन बरपा हो। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें अहमद साहब कि शमशाद अख्तर साहिबा ने चेयरपर्सनशिप अभी भी अपने पास रखी हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां एक साथ वो चला रही हैं, तो क्या मुस्तकबिल में वो ये जिम्मेदारियां साथ चलाएंगी या फिर हम आपको देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज का चेयरपर्सन मुस्तकबिल में? इस हवाले से कुछ क्या सराहियां की जा रही हैं मार्केट में? देखिए, अव्वल तो मैं शेयर होल्डर डायरेक्टर हूँ और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही स्टॉक के बोर्ड को हेड कर सकता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैडम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात काम करने वाली शख्सियत हैं, और वो बड़ी मेहनत कर रही हैं, स्टॉक को भी पूरा वक्त दे रही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को भी वक्त दे रही हैं, और कोई कानून उनको ये बार नहीं करता कि फाइनेंस मिनिस्टर के नाते के होने की हैसियत से वो स्टॉक की बोर्ड की चेयरमैनशिप नहीं कर सकती। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये टेम्परेरी ओहदा है फाइनेंस मिनिस्टर का, केयर टेकर का, जो उनके पास है। तो मैं समझता हूँ इसमें ना कोई बार है ना इसमें कोई खबात है, और मैं ये भी समझता हूँ कि इनकी डिवोशन जो इसमें वो डिवोशन के साथ तमाम जो इनकी मेहनत है वो सामने है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लगन के साथ उन्होंने दोनों जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त मुल्क एक रेवोल्यूशन की तरफ देख रहा है। फाइनेंस रेवोल्यूशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन होना चाहिए,
इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से एक रेवोल्यूशन होना चाहिए ताकि मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ना सिर्फ बेहतरी की सतह पे जाएं बल्कि स्टेबल हो जाएं। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।